देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर। करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में सीएम ने जनसंवाद किया तेज। जनता मिलन कार्यक्रम में सुनी जन समस्याएं। त्रिस्तरीय पंचायतों में उपचुनाव के लिए जारी हुई अधिसूचना। ग्राम पंचायतों के 33,114 पद हैं खाली। दिल्ली में बम धमाके के बाद उत्तराखंड में हाई अलर्ट। सीमाओं पर निगरानी रखने के दिए निर्देश। उत्तराखंड को वैश्विक आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए तैयार होगा रोड मैप। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री के सुझाव पर कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र नेताओं का हंगामा। कुलपति कार्यालय गेट के पास किया प्रदर्शन। देहरादून में सड़कों पर उतरे वकील। चैम्बर निर्माण की मांग पर अड़े। विरोध का तरीका अपनाया कुछ हट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर नैनीताल से, जहां समय पर वेतन न मिलने को लेकर जल संस्थान में कार्यरत संविदा कर्मचारियों द्वारा जल संस्थान कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की गई। धरना प्रदर्शन कर रहे संविदा कर्मचारियों का कहना है कि समय पर वेतन न मिलने से उन्हें घर परिवार चलाने में दिक्कत हो रही है, तो वहीं बच्चों की स्कूल फीस जमा करने के लिए ब्याज पर लोगों से कर्ज लेना पड़ रहा है। कर्मचारी संघ के नेता अमर सिंह का कहना है कि पिछले कई माह उन्हें समय पर वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा और धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मियों का ये भी कहना है कि अगर उनके समय पर वेतन नहीं दिया गया तो वे हड़ताल के लिए बाध्य होंगे। हमारी मांगे सर, ऐसा है कि प्रत्येक माह को हमें 7 तारीख को सैलरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमें प्रत्येक माह को इन्हें लिख देना पड़ता है और इनसे रोज धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। इनसे मौखिक कहते हैं, लेकिन ये हमारी नहीं सुनते हैं, जबकि हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल में भी जाते और सब लेबरी करते हैं। इतना पैसा हमारे पास है नहीं है जो 2-2, 3-3 महीने में हम अपने खर्चा चला पाना है। सर, हमारा कहना यह है कि विभाग से, जल संस्थान से यह है कि हमें प्रत्येक माह की 7 तारीख तक तनख्वाह मिलनी चाहिए और उसे ठेकेदार द्वारा दी जा रही है। ठेकेदार को भी ये विभाग द्वारा निर्देशित किया जाए कि वो प्रत्येक माह की 7 तारीख तक हमारी सैलरी डाली जाए। अन्यथा के रूप में अगर इस तरह का हो गया तो आक्रोश हो जाएगा और आगे के लिए फिर धरना प्रदर्शन आएगा, जिसमें बहुत तगड़ा धरना प्रदर्शन आएगा, क्योंकि हमारे बच्चों का अब स्कूल खुलने वाले हैं और इतनी स्थिति गंभीर हो चुकी है। प्रत्येक आदमी इतना मजबूर हो चुका है कि अपने बच्चों को लालन पोषण करने में बहुत मजबूर हुआ है। यहाँ कभी कभी ऐसा 20% ब्याज चलता है, हमें 20% पे ब्याज लेके अपने घर का पालन पोषण करते हैं, बच्चों की फीस भरते हैं। खबर डोईवाला से, जहां देहरादून हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए शासन प्रशासन को जमीन की आवश्यकता है, लेकिन पूर्व में अपनी जमीन दे चुके जौली ग्रांट और अठूरवाला के लोगों ने कहा कि अब तीसरी बार सरकार हमें फिर से विस्थापित करने जा रही है, लेकिन बदले में हमें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। जौली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए पूर्व में ही विस्थापित हो चुके तमाम टिहरी विस्थापितों परिवार एक बार फिर यानी कि तीसरी बार एयरपोर्ट विस्तारीकरण की जद में आने से डरे हुए हैं और तमाम परिवारों ने शासन प्रशासन के सामने अपनी डिमांड रखते हुए कहा कि उन्हें अब जमीन के बदले जमीन मिलेगी, तभी वो अपनी जमीन एयरपोर्ट को देंगे। परेशान हम इसलिए हैं बेटा, हम सभी को पता है हम तीसरी बार विस्थापित किए जा रहे हैं और हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमको जमीन का बदल जमीन दिए जाए, ठीक है, और सर्किल रेट बढ़ाए जाए। सबको ही पता है कि हम टिहरी से विस्थापित किए गए हैं, हमको कोई फैसिलिटी नहीं मिली। हमको सारी फैसिलिटी चाहिए, बच्चों को नौकरी चाहिए, हमको जमीन चाहिए। हमने फिर दोबारा बसना है बेटा, और वो भी बहुत ले रहे जमीन, सर्किल रेट कुछ भी नहीं बढ़ा रहे। और जो आएगा हमारे पास यही आएगा और हमारी मांगी पूरी करो। और जी काफी टाइम से हम एयरपोर्ट का देख रहे हैं जी, कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है। बार बार एसडीएम ऑफिस जाके, डीएम ऑफिस जाके हम लोग थक गए हैं। हर बार हमें जी तारीख पर तारीख दी जा रही है, कभी बोलते आप बैठेंगे, तो इसलिए हमने धरना प्रदर्शन इसलिए करा है कि सब लोग हमारे पास आके मीटिंग यही करें और हमें बताएं कि हमें जमीन के बदले जमीन देंगे, हमारा सर्कल रेट बढ़ाएंगे। हम इसलिए परेशान है कि हमने एक बार टिहरी से विस्थापित होकर यहाँ पे आए, फिर एयरपोर्ट की जद में आए, कुछ जमीन हमारे दूसरी बार हम विस्थापित हुए,
तीसरी बार हमें विस्थापन किया जा रहा है यहाँ से। नहीं हम लोगों को जमीन दिखाई गई और नहीं प्रशासन ने हमारे साथ दो बार मीटिंग रखी, दोनों बार युगांडा के अधिकारी हमको मिलने नहीं आए। अब हम लोगों ने ये फैसला किया कि जहां से जो आएगा हमारे पास यही आएगा, हम किसी के पास मीटिंग के लिए नहीं जाएंगे। खबर हल्द्वानी से, जहां सुशीला तिवारी हॉस्पिटल और राजकीय मेडिकल कॉलेज में कार्यरत उपनल के सैकड़ों कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए। सामान्य वेतन दिए जाने पर उनको पद के सापेक्ष नियमित करने की मांग की जा रही है। ऐसे में सुशीला तिवारी अस्पताल परिसर में उपनल के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सचिव उत्तर से इस मामले में बातचीत की जा रही, उनको सामान्य कार्य समान वेतन दिए जाने को लेकर 1 महीने का समय मांगा गया, तो वह वहीं उनका स्थायी करने को लेकर भी सरकार मसौदा तैयार कर रही है। सरकार से जो भी वार्ता देहरादून स्तर पर होगी उसके बाद ही उन लोगों का धरना समाप्त होगा, ये बात कही। आगे तो जैसे पूर्व की बात ही नियमितीकरण का वो चल रहा है, जो इसके लिए जो क्रियाशील है डायरेक्टरेट लेवल में, शासन लेवल में, उसी क्रम में इन लोग कल से जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठ के, इसमें कुछ पार्शियली है, कुछ लोग काम पर है, कुछ लोग जो है हड़ताल में है, मगर वैकल्पिक व्यवस्था हमने हॉस्पिटल में कुछ सुचारू रूप से चलाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था अपने मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब मिलकर, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट साहब मिलकर हमने करवा दिया है। आपको विदित होगा, महासंघ के द्वारा 10 नवंबर 2025 को जो प्रदेश में अनिश्चितकालीन जो हड़ताल की व्यवस्था की गई थी, उसके सिलसिले में सुशीला तिवारी भी उनके साथ है। और हमारी एकमात्र मांग है, कोर्ट के आदेश को नियमितीकरण में बदलकर सरकार को अतिशीघ्र लागू करना चाहिए। जिस संदर्भ में कल मुख्यमंत्री के गृह सचिव सुदेश बोगले जी से जो एक वार्ता हुई है रात को, उसमें नियमितीकरण जो मांगे हैं यहाँ पर, अभी मोहन रावत जी ने, जो हमारे जो कुमाऊं मंडल के अध्यक्ष भी हैं उपनल महासंघ के, और मैं प्रताप सिंह बोरा प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ उपनल महासंघ का। डॉक्टर सुशीला तिवारी में और राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में कार्यरत जो कर्मचारी हैं 15-20 सालों से यहाँ पर कार्यरत हैं, न उनके पद सर्जित किए हैं सरकार ने। जहाँ पे 100 कर्मचारी है वहाँ पे 4 कर्मचारियों के पद सर्जित किए हैं। जिस वक्त इनकी जरूरत थी उस वक्त तो इनसे काम लिया, कोविड में इनसे काम लिया, इतनी बड़ी बड़ी महामारियां आती हैं, हम सबसे काम लिया जाता है। और ज्योतिमठ प्रखंड में सीमांत धौली गंगा घाटी के गांव जुमा से लेकर जोशीमठ तक भालुओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। भालुओं द्वारा सीमांत धौली गंगा घाटी के काश्तकारों को भारी नुकसान पहुंचाने के साथ ही अब ये भालू नगर क्षेत्र में भी आतंक मचा रहे हैं। हालात इस कदर ख़राब है कि सांझ ढलते ही भालू ज्योतिमठ नगर के डांडो, मनोहर, बाग, सुनील, नोग, पुनगेर, रवि ग्राम, सिंहधार वार्ड में धमा चौकड़ी मचा रहे हैं। इसके चलते लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने पर मजबूर हैं। रुड़की के तहसील परिसर स्थित ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय में लोकतांत्रिक जनमोर्चा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए कि उत्तराखंड में भाजपा सरकार द्वारा पहाड़ी और मैदानी लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है, जिससे उत्तराखंड की जनता में रोष है। लोकतांत्रिक जनमोर्चा अध्यक्ष सुभाष सैनी ने कहा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार राज्य को पहाड़ी और मैदानी वर्गों में बांटने की कोशिश कर रही है। ऐसी बयानबाजी और फैसले प्रदेश की सामाजिक एकता पर सीधा हमला है। देखिए, ज्ञापन ये दिया कि जो भी मैदानी क्षेत्र में जो आज ये डोमिसाइल का और आरक्षण का जो मुद्दा गरमाया हुआ है, इसी विषय में हम सभी ने लोकतांत्रिक जनमोर्चा के बैनर पर ये हमने ज्ञापन भेजा है महामहिम राष्ट्रपति को एसडीएम के माध्यम से। और हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड में सभी को समान अवसर मिले। जब उत्तराखंड बन गया, अब वो मैदान और पहाड़ की बात इसलिए नहीं आती कि मैदान का आदमी वहाँ जाना नहीं चाहता था। देखिए, राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन देने का एक कारण विधानसभा में हुई वो बहस, जिसमें बीजेपी सरकार की तरफ से क्षेत्रवाद की भावना को भड़काने का
और राज्य में आग लगाने की कोशिश की है। उस आग को बुझाने के लिए हमारी दो मांगे हैं। जो एक मांग जो पूरे गैरसैंण आंदोलनकारियों की थी, उत्तराखंड आंदोलन की, गैरसैंण राजधानी बने। तो पहली सरकारों ने गैरसैंण को बिल्डिंग को बनाया, बाद में छत्र भी चलाए और बाद में छत्र अब भी चल रहे हैं। यहाँ अपना स्थायी निवास और रिजर्वेशन के हिसाब से कि उनका डिमांड है वो मेरा ऑफिस के द्वारा राष्ट्रपति मैम को पहुंचा जाएगा। क्या मांग है? रिजर्वेशन और स्थायी निवास के इसमें डेट्स वगैरह चेंज करें। खबर मसूरी से, जहां उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने झूलाघर स्थित शहीद स्थल पहुंचकर अलग राज्य स्थापना की मांग को लेकर चले आंदोलन के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही राज्य आंदोलनकारियों उनके आश्रितों को सम्मानित भी किया। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला और पीसीसी सदस्य गोदावरी थापली और नगर अध्यक्ष अमित गुप्ता, पार्षद सुशांत बोरो आदि मौजूद रहे। दिल्ली धमाके के सवाल पर मृतकों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि अभी जांच जारी है, इसलिए तथ्य सामने आने के बाद कांग्रेस प्रतिक्रिया दे सकेगी। ये तो पवित्र स्थल है, बलिदानी स्थल है। ये स्थल वो है जिसने हमको राज्य का अस्तित्व दिया, राज्य बनने का रास्ता बनाया। तो यहाँ आकर के तो हमेशा प्रेरणा ही ली जाती है कि हम, ये एक प्रकार का मापन भी है कि हम ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उन आकांक्षाओं के अनुरूप चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं जिसके लिए लोगों ने बलिदान दिया, और साथ साथ ताकत भी देता है कि हम उस रास्ते पर चले जिस रास्ते पर वो हमको चलवाना चाहते थे। तो इसलिए यहाँ आना तो हमेशा, चाहे मेरे लिए हो या और किसी के लिए, सबके लिए सौभाग्य की बात। और विकास नगर के पचवादून क्षेत्र में जमकर यातायात नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। सबसे ज्यादा उल्लंघन उप खनिज सामग्री ढुलान में लगे वाहनों के जरिए किया जा रहा है, जिस पर संबंधित विभाग आंखें मूंदे बैठा है। विकास नगर तहसील क्षेत्र के डकरानी, जसोवाला और कैंचीवाला आदि क्षेत्रों में आवंटित खनन पट्टे और क्रशर प्लांटों पर उप खनिज सामग्री के ढुलान में लगे ट्रैक्टर ट्रॉलियां जमकर यातायात नियमों की धज्जी उड़ा रहे हैं। आलम यह कि उप खनिज सामग्री से लदे इन ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली से लोगों को जान का खतरा भी बना हुआ है। देखिए, बिल्कुल अगर बिना नंबर और बिना कागजों के अगर कोई भी वाहन चल रहा है तो गलत है ही, और हम लगातार एनफोर्समेंट की कार्रवाई इनके ऊपर कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि 2 ट्रैक्टर अभी हम बंद करने को ले जा रहे हैं ऑफिस में, जिन टैक्स एक साल से टैक्स नहीं है। तो हमारा तो मेन उद्देश्य और मेन काम ही यही है। हमारा काम है कि इस प्रकार के अगर कोई भी वाहन संचालित हो रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करें। अभी जो ओवरलोडेड वाहन की जो शिकायतें प्राप्त हो रही है, इस पे हमारे द्वारा एक ज्वाइंट टीम का गठन किया गया है, जिसमें ARTO, पुलिस और खनन विभाग की टीम रहेगी और राजस्व की टीम। एक संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा और बीच में जो एजेंसीज हैं जैसे RTO हैं और पुलिस को निर्देशित किया गया है कि इस तरीके की अगर वाहन संचालित हो रहे हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। और किक्षा में धान खरीद की लिमिट पूरी होने से परेशान किसानों की लगातार मांग पर कुमाऊं मंडल की RMO लता मिश्रा ने किक्षा, नवीन मंडी स्थल और दरऊ सहित कई धान क्रय केंद्रों पर आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। किक्षा क्षेत्र के कई धान क्रय केंद्रों पर खरीद लिमिट खत्म हो जाने से किसानों की फसल मंडी में पड़ी है, लेकिन तौल नहीं हो पा रही। और मंगलवार को कुमाऊं मंडल की RMO लता मिश्रा ने किसानों की शिकायत को देखते हुए नवीन मंडल स्तर किक्षा और दरऊ केंद्र का निरीक्षण किया और किसानों ने RMO को अवगत कराया कि छोटे किसानों की फसल तौल से वंचित है। जैसे कि अब के किसान धान की जो खरीद हो रही है, इसमें किसान को बहुत परेशानी आ रही है। एक जगह नहीं, सब जगह बहुत दिक्कत में है। ख़ासतौर से हमारे ज़िले में तो बहुत दिक्कत आ रही है। उसको देखते हुए अब सारी मंडियों में, हमारी किच्छा मंडी के अंदर कम से कम भी 5000 कुंटल लगभग धान पड़ा है और हमारे सरकारी कोटा जिसको पोर्टल कहते हैं वो ये बता रहे हैं ख़त्म हो गए। आज SDM किच्छा और पाठक जी जो UCF के जिला प्रबंधक हैं, उनके साथ दरू सेंटर का निरीक्षण किया। वहाँ पर काफ़ी धान संग्रहित था, तो ये निर्देश दे दिए गए हैं संबंधित स्टाफ को
की लिमिट बढ़ाते हुए जितना भी धान है वो समस्त धान का जो है तौल सुनिश्चित किया जाए और संभवतः 1 हफ्ते के अंदर अंदर जितना भी धान है वो धान का तौल हो जाएगा। और समाज सेवा को जीवन का उद्देश्य बना चुके फोनिक्स ग्रुप के चेयरमैन और भाजपा नेता शहरब जैन लगातार क्षेत्र में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज उनका नवा विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सौथ मोहल्ले स्थित मदरसे में लगाया गया, जहां सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर अपनी स्वास्थ्य जांच कराई और निःशुल्क दवाइयां और चश्मे भी प्राप्त किए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने फीता काटकर किया। उन्होंने इससे पहले की सराहना करते हुए कहा कि समाज सेवा का ये प्रयास वास्तव में मानवता की सच्ची मिसाल है। देखिए, उद्देश्य तो जो मेरा संकल्प है हर वार्ड में कैंप लगाने का और एक रोग मुक्त रुड़की बनाने का, उस संकल्प के चलते आज ये हमने कैंप लगाया है, जिसमें हमारा 32, 33 और 34 वार्ड है हमारा वर्ल्ड बैंक कॉलोनी, साउथ मोहल्ला, सती मोहल्ला, उनके जो भी लोग हैं उनके लिए कैंप लगाया गया। बाकी भी अन्य क्षेत्र से भी लोग आ रहे हैं, उनके लिए भी कोई मनाही नहीं है। और ये 9वां कैंप है हमारा और लगभग आज की तारीख में हमारे लगभग 30 वार्ड कवर कर चुके हैं हम रुड़की के। और जैसे ही हमारे सारे वार्ड कवर हो जाएंगे हम फिर से वार्ड नंबर 1 से शुरू कर देंगे और ये कारवां हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। आज सोत मोहल्ला में लगाया हुआ कैंप ये 9th कैंप था। ऐसे ही आप पूरा वार्ड का लगाने का एक लक्ष्य रखा है। उन सभी के लिए, उनके लिए भी और लाभ लेने वाले को सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये ऐसा वाला कार्य हमारे समाज के लिए और सभी लोगों के लिए लाभदायक हो और इससे ज़्यादा लोग आके लाभ उठाएं। देखिए, आप सरकार के दौरान आपका सिविल हॉस्पिटल है, उसमें भी आपको सही और पूरा तरीके का पूरा विभाग का डॉक्टर्स है। खबर कालाडूंगी से, जहां एक तरफ गुलदार के बढ़ते हुए हमले वन विभाग के लिए एक सरदर्द बने हुए, वहीं कालाडूंगी के चकलुआ गांव में गुलदार ने घर में घुसकर पालतू जानवर पर हमला कर उसे अपना निवाला बना दिया। ये घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कालाडूंगी और गदगदिया रेंज से सटे चकलुआ क्षेत्र की ग्राम सभाओं गुलदार के आतंक से ग्रामीण भयभीत हैं। आए दिन गुलदार कुत्तों और मवेशियों को अपना निवाला बना रहा है। रात को भी रतनपुर में मुकेश कनियाल के घर में बंधे कुत्ते पर गुलदार झपट पड़ा। परिवार के सदस्यों ने आवाज होने पर हल्ला मचाया तो गुलदार भाग निकला। फिलहाल लोगों में डर का माहौल है। और यहां पर रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज अर्थी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देहरादून उत्तराखंड की खूबसूरत राजधानी देहरादून में आयोजित 10वें देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 3 दिवसीय भव्य आयोजन आज शानदार समापन के साथ संपन्न हुआ। 7 से 9 नवंबर तक चले इस फिल्म महोत्सव में सिनेमा, संस्कृति और सृजनशीलता का अनोखा संगम प्रस्तुत करते हुए पूरे शहर को फिल्मी रंगों में रंग दिया गया। उद्घाटन समारोह में फिल्म जगत के मशहूर हस्तियां मुकेश खन्ना, रणवीर शौरी, जमील खान, लिलीपुट, दर्शन जरीवाला, इनामुल हक और द केरला स्टोरी के निर्देशक सुदीपो सेन ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मुख्य अतिथि उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल और विशेष अतिथि भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती नेहा जोशी ने फेस्टिवल की सराहना करते हुए कहा कि यह आयोजन राज्य को फिल्म निर्माण के वैश्विक नक्शे पर स्थापित करने में अहम भूमिका निभा रहा है। और अगली खबर की तरफ रुख करते हैं और अगली खबर आपको बता दें देहरादून से है। खबर देहरादून से, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा के भविष्य के स्तंभ भारतीय सैन्य अकेडमी के 205 प्रशिक्षणाधीन कैडेट्स ने आज पुलिस कार्यशाला देहरादून का विशेष भ्रमण किया। इस दौरान इन भावी सैन्य अधिकारियों से एसएसपी देहरादून से शिष्टाचार भेंट की, जो बाद में एक ज्ञानवर्धक सत्र में बदल गई। एसएसपी देहरादून ने कैडेट्स को अतिरिक्त सुरक्षा के जटिल विषय पर एक विशेष व्याख्यान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश की सुरक्षा व्यवस्था को अभेद बनाए रखने के लिए पुलिस और सेना के बीच आपसी समन्वय का क्या महत्व है।
व्याख्यान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा साइबर अपराधों पर केंद्रित रहा। एसएसपी ने बताया कि कैसे डिजिटल युग में ऑनलाइन स्कैम्स और फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने कैडेट्स को इन खतरों से सुरक्षित रहने की विस्तृत जानकारी भी दी। खबर देहरादून से, जहां राजधानी में सोशल मीडिया पर हीरोपंती दिखाना एक युवक को भारी पड़ गया। एक वीडियो वायरल होने के बाद दून पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया जो अपनी कार चलाते समय हाथ में चापड़ लेकर सड़क पर स्टंट करता नजर आ रहा था। वीडियो वायरल होते ही एसएसपी देहरादून ने इस गैर जिम्मेदाराना हरकत पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कोतवाली कैंट पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए वाहन चालक की पहचान की और उसे हिरासत में ले लिया है और वीडियो से दहशत फैलाने के लिए कार भी जब्त कर ली है। पुलिस ने आरोपी, जिसका नाम आकांश सकलानी बताया जा रहा है, के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती पर देहरादून में आयोजित मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत की। उनके समारोह में शामिल होने को बीजेपी ने बड़ी उपलब्धि और पीएम मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव बताया। वहीं कांग्रेस ने इस दौरे को राजनीतिक और निजी लाभ के लिए बताया और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने पीएम मोदी को प्रधानमंत्री की जगह प्रचार मंत्री बताया। देखिए, कांग्रेस कल की प्रधानमंत्री की रैली से बौखला गई है। कांग्रेस अपने शब्द प्रधानमंत्री के मुंह में डालने के जो बयानबाजी कर रही है, वो कम से कम लोकतांत्रिक राज्य में, लोकतांत्रिक देश में उचित नहीं है। प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के लिए क्या करते हैं, कितना क्या है, ये उत्तराखंड की जनता जानती है। और कल का भी जो उनका उद्बोधन था, उन्हें उत्तराखंड के आगामी 25 सालों के दिशा को प्रदर्शित किया है। और मैं कह सकता हूँ, उत्तराखंड राज्य के अंदर जो उन्होंने कहा, केंद्र सरकार हर संभव मदद के लिए, हर सहयोग के लिए राज्य सरकार खड़ी है। यही बड़ा संदेश है जो प्रधानमंत्री जी ने इस राज्य के विकास के लिए दिया है। मोदी जी का दौरा था, किस तरीके लगता है आपको? देखिए, पूरी तरीके से चुनावी दौरे की तरह ये दौरा को परफॉर्म किया गया। कई पुरानी योजनाओं को दोबारा से घोषणा में डाला गया और बड़ी उम्मीदें हमको थी, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। वही ऐसा लगा जैसे फैंसी ड्रेस शो हर राज्य में करते रहे हैं। गंगा माँ ने बुलाया है, कहीं नानक जी ने बुलाया है, कहीं कुछ कहीं कुछ, वही हालत यहाँ भी रही। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से सारे इंस्टीट्यूट्स, स्कूल के बच्चों को बुलाया गया, बिजनौर से लगभग 200 बसें बुलाई गई थी, उससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इनका विश्वास अंदर से कमजोर हुआ है और मोदी जी का जो करिश्मा था उसमें भी कमी आई है। नहीं तो इंस्टीट्यूट्स और स्कूल के बच्चों को जबरदस्ती वहां नहीं बुलाया। और खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में सर्दी का मौसम दस्तक देने लगा और इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान भी लगाया गया। वहीं देहरादून नगर निगम भी लोगों को इस ठंड से राहत प्रदान करने के लिए इंतजाम करने में लग गया है। नगर आयुक्त द्वारा अधिकारियों को रैन बसेरों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए थे और वहीं नगर आयुक्त नमामि बंसल का कहना है कि नगर निगम के द्वारा ठंड से बचने के लिए हर साल अलाव की व्यवस्था की जाती है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बेसहारा होते हैं, उनके लिए रैन बसेरों की व्यवस्था की जाती है और हमारे द्वारा टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई है। वहीं शीघ्र ही वन निगम से बात करते हुए अलाव की समस्त व्यवस्था की जाएगी। नगर निगम के द्वारा जो ठंड में शीतलहर की स्थिति बनती है, उसके दौरान हर साल ही अलाव की व्यवस्था की जाती है और जगह जगह पर जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रैन बसेरों में शिफ्ट कराए जाने की आवश्यकता होती है, उसका भी प्रबंध नगर निगम के द्वारा करा जाता है। इसके लिए ऑलरेडी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और टेंडर भी कर दिया गया है। वन निगम से समन्वय स्थापित करते हुए अलाव की समस्त व्यवस्थाएं ससमय सुनिश्चित कर ली जाएंगी। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही और आगे देखिए मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेश चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज।